स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से, जहां बेसिक शिक्षा में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आंदोलनकारी 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने पूरे रास्ते में दौड़ा कर लाठियां भांजी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीएम आवास कूच कर रहे थे ये आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर, और इसी बीच पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 1090 चौराहे की ये तस्वीरें हैं। 1090 चौराहे से ये जो अभ्यर्थी हैं वो सीएम आवास की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। दरअसल रिक्त पदों पर भर्ती की मांग है और लगातार ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। और आज पुलिस ने लाठीचार्ज इन पर किया है, क्योंकि ये सीएम आवास की कोशिश कर रहे थे, कूच करने की कोशिश कर रहे थे। और यूपी जेट पेपर लीक कांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 23 अक्टूबर 2021 को नोएडा के एक 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई थी। टीईटी पेपर लीक मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी RSM फिनजर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। 3 दिन बाद ही 26 अक्टूबर 2021 को राय अनूप प्रसाद की कंपनी को पेपर छापने का वर्क ऑर्डर मिला था। फुटेज में सफेद शर्ट और स्लेटी रंग के ट्राउजर में दिख रहा है राय अनूप प्रसाद। मुलाकात के दौरान अनूप के कंधे पर बैग भी टंगा हुआ है। और बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरोप है कि यह हमला पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने किया है। इस दौरान यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की गाड़ी पर लाठियां बरसाई गईं। इसी को लेकर यशपाल आर्य और संजीव आर्य के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक कोतवाली में धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि बाजपुर की रामभवन धर्मशाला में यशपाल आर्य के समर्थन में सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये विवाद हो गया। और अब बात चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, जिससे आपको ये बताने की हमारी कोशिश है कि अगर आज चुनाव हो तो सूबे में किसकी सरकार बनती दिख रही है। तो इस सर्वे में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आपको भी सियासी तापमान की तपिश का अंदाजा लग सके। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में हम सीएम की पहली पसंद का सवाल लेकर जनता के बीच गए तो जवाब में ये आंकड़े सामने आए। 43% लोगों ने सीएम योगी को अपनी पहली पसंद बताया। अखिलेश यादव को 30%, मायावती को 16%, प्रियंका गांधी को 4%, जयंत चौधरी को 2%, जबकि अन्य किसी चेहरे को 5% लोग अपनी पहली पसंद बता रहे। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क का दूसरा अहम सवाल था कि यूपी में वो किसकी जीत को लेकर कयास लगा रहे, और इसके जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। सूबे में 47% लोग भाजपा की जीत की बात कह रहे, 29% लोग सपा की, 9% लोग बसपा की, 7% लोग कांग्रेस की, 3% लोग किसी अन्य पार्टी की, जबकि 3% लोग त्रिशंकु सरकार की बात कह रहे। वहीं 2% लोगों का कहना है कि वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सर्वे में लोगों से जब ये सवाल किया
कि किस पार्टी को यूपी में कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं, तो लोगों का जवाब ये रहा। भाजपा प्लस को 41%, सपा प्लस को 34%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 8% और अन्य को 4% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस सर्वे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सूबे के अलग अलग हिस्से के लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, जिसमें बुंदेलखंड की जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक बुंदेलखंड में भाजपा प्लस को 41%, सपा प्लस को 33%, बसपा को 12%, कांग्रेस को 9%, जबकि अन्य को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने इस दौरान अवध के लोगों का भी मूड जाना और अवध के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक अवध में भाजपा प्लस को 43%, सपा प्लस को 31%, बसपा को 10%, कांग्रेस को 9%, जबकि अन्य को 7% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने सर्वे में पूर्वांचल के वोटरों का भी मूड समझने की कोशिश की, जिसमें ये आंकड़े सामने आए। पूर्वांचल में भाजपा प्लस को 40%, सपा प्लस को 36%, बसपा को 12%, कांग्रेस को 7%, जबकि अन्य को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने पश्चिमी यूपी के वोटरों का मूड भी समझा और उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। पश्चिमी यूपी में भाजपा को 40%, सपा को 33%, बसपा को 16%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 4% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के साप्ताहिक सर्वे में फिलहाल यूपी में भाजपा सबसे मजबूत दिख रही है और भाजपा की ही सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम तरकश में बोले संजय सिंह, भाजपा और सपा गठबंधन के बीच ही उत्तर प्रदेश में मुकाबला होगा। भाजपा असली जिन्नावादी पार्टी है, ये कहा। और संजय सिंह ने कहा कि सपा के साथ भाजपा को हराने को लेकर सहमति बनी है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है और इसी पर संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा दें। बड़ी अच्छी बातें आप कहते हैं, बड़ी क्रांतिकारी बातें कहते हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, वो शायद प्रभावित भी करती हैं, लेकिन वो व्यवहारिक कितनी, ये एक सवाल। व्यवहारिक मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से आप गठबंधन के संकेत कर रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी है जिसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आप लोगों ने एक भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी, मुलायम सिंह यादव का नाम आपने उस सूची में लिया। देखिए रोहित जी, इस प्रकार के तर्क देना, इस प्रकार के सवाल उठाना, मुझे लगता है आज पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश के लार्जर इंटरेस्ट में सोचने की जरूरत है। और हम जब भी कोई बात करते हैं, मुद्दा आधारित बात करते हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको लेके हम बातचीत करते हैं। दिल्ली में भी ये सवाल हमसे लोगों ने उठाया था। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जब 2013 में सरकार बनी तो हमने अपने मुद्दे उनके सामने रखे थे और दिल्ली में जो सरकार बनाई थी 49 दिन में हमने लोकपाल के और तमाम मुद्दे उनके सामने रखे थे और उस पर एक सहयोग उन्होंने बाहर से किया था और सरकार बनी थी। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश का लार्जर इंटरेस्ट इस बात में है कि कौन सी एक ऐसी सरकार बने जो इस कुशासन को खत्म करे, कौन सी एक ऐसी सरकार बने जो उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो इनको किस तरह से आप देखते हैं, इनकी जो राजनीति है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो संकेत मिल रहे हैं उसमें दो गठबंधनों के बीच में चुनाव होगा। एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। बाकी चुनाव लड़ने का हक सबको है, तो उसमें तो कोई प्रश्न कोई उठा नहीं सकता। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूँगा कि जितनी तेजी के साथ ओवैसी साहब का चैलेंज आदित्यनाथ जी स्वीकार करते हैं, उत्तर प्रदेश राजनीति के मामले में वो कहा जाता है कि बच्चा पैदा होने से पहले राजनीति सीख के आता है माँ के पेट से। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये सब खेल चलेगा नहीं। आपकी सरकार दिल्ली में कहती है आप राष्ट्रभक्ति भी आप पाठ्यक्रम में लेकर आए, लेकिन क्या इस देश के आदर्श गांधी होंगे या जिन्ना होंगे? देखिए, आज आप उस पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है उत्तर प्रदेश में जो जिन्ना की बात करती है, जो पार्टी अखिलेश यादव? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसका पूरा डिटेल सुनिएगा जरा जी। पहली बात तो देशभक्ति का पाठ्यक्रम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के पाठ्यक्रम में शामिल किया सरकारी स्कूलों के, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश से उनको इसके लिए बधाई मिल रही है। आज देशभक्ति का मायने गलत ढंग से समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं।
धर्म का मायने नफरत करना सिखाते हैं, देशभक्ति का मायने दूसरों को कुचलना, दूसरों से लड़ना, दंगे करना सिखाते हैं। जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन है। आपको किसने गलतफहमी में डाल दिया? भारतीय जनता पार्टी जिन्नावादी पार्टी है। मोदी के दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने पहाड़ पर विकास के इतने ही काम करवाए हैं तो फिर 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों आई? जुमलों की बरसात हुई, मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा करता है, विकास ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड भी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई। बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी बनाई है। कमेटी में बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की ये कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। हमारे साथ एक मिनट, संयुक्त किसान मोर्चे ने जिस 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है उसमें शिव कुमार कक्का जी का भी नाम शामिल है। कक्का जी, ये बताइए ये कमेटी कैसे काम करेगी और आगे क्या रूपरेखा होगी किसान आंदोलन की? देखिए, एमएसपी पर गारंटी का कानून क्या हो। अध्यादेश 246 ये कहता है कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, एक कानूनी पेश है। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जाएगी और केंद्र सरकार कानून बना देती है तो उस पे स्टे हो जाएगा। उसके लिए कौन सा कानून हो, कैसे हो, एक हमारी रणनीति होगी कि आगे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर सरकार कानून बनाती है उसके लिए कोर्ट में जाती है तो वो स्टे ना हो पाए। उसके तहत हम लोग काम करेंगे। सरकार को पहले पूछेंगे कि आप किस प्रकार से एमएसपी पे गारंटी देना चाहते हैं। जो सरकार बताएगी हम ऐसे देना चाहते हैं, उस हिसाब से हम कितने उससे सहमत हैं ये हम लोग विचार करेंगे। कितने लोगों की ये कमेटी बनाई गई है और आपके साथ और कौन कौन लोग शामिल है इस कमेटी में? देखिए, हम 5 लोग हैं। अशोक धावले जी हैं महाराष्ट्र से, राजेवाल जी हैं पंजाब से, मैं हूँ, गुरनाम चंडूनी जी हरियाणा से हैं और युद्धवीर सिंह जी हैं। तो यानी आपने देखा हमारे साथ कक्का जी थे जिन्होंने बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो सरकार से बात करेगी, सभी पहलुओं पर बात करेगी और ये कमेटी जो निर्णय लेगी वो सभी किसानों को मान्य होगा। यानी